हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ईएमआई पे। ओके, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारा जो मैग्नेटिज्म है इस पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं ज़रा अपना वायर सीधा कर रहा हूँ, ये बार बार पूरा लिपट जा रहा है। ठीक, तो आज हम एक ईएमआई का पहला लेक्चर हो चुका है। आई होप सो कि आपने देख लिया होगा वो लेक्चर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। वहाँ पे फराडे बाबा आए थे, ठीक है। फराडे बाबा ने आए थे और उन्होंने बोला उनको, भैया एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो प्रोड्यूस हो सकता है d∅dt से, मतलब इफ़ आई डू चेंज द फ्लक्स, ठीक है, फास्ट, बहुत तेज़ी से मैं फ्लक्स को चेंज करूँ तो विद रेस्पेक्ट टू द टाइम द चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। और यदि वो कंडक्टर एक क्लोज लूप है तो देयर विल बी अ करंट दैट विल बी इक्वल टू 1/r d∅dt, and the current direction of this current will be like it want to oppose the change। ओके, तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ये डायरेक्शन कैसे पता करें, है ना। तो इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। मैं कुछ एक दो सोच रहा था क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि देखो फाई का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाई, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, सिंपली, है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A, है ना, एंड A इज द एरिया वेक्टर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो चेंज फाई में आ रहा है तो उसका मतलब B में भी आ सकता है, A में भी आ सकता है, थीटा में भी आ सकता है, दो में भी आ सकता है, इन दो में भी आ सकता है, इन दो में भी आ सकता है और तीनों में भी आ सकता है ना। ये रूल है कि तीनों में चेंज हो, या 2 2 एंड 2 का पेयर 6, है ना, मतलब 3 चेंज ऐसे हो जाएंगे कि 2 2 में 3 चेंज होंगे, है ना, या फिर तीनों में अलग अलग चेंज हो। ओके, तो ऐसा हमने कर सकते हैं। अब देखो इन्हीं चीज़ों पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज, और ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो चेंज के क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादातर होते हैं थीटा पे। किस पे होते हैं? थीटा पे। थीटा ही घुमाता है। ओके, हम जनरली थीटा को ही घुमाना पसंद करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना घटाना बहुत मुश्किल काम है तेज़ी से। एरिया को कभी बढ़ाओ कभी घटाओ, दैट इज़ ऑल्सो अ टिपिकल वर्क, है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं आप समझ गए, है ना। तो देखिए, यदि मैं एक क्वेश्चन दूँ आप लोगों को कि देयर इज अ क्लोज लूप, देयर इज अ क्लोज लूप ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, बड़ा लूप है अच्छा खासा, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, चलो कुछ भी ले लो, 2 टेस्ला ले लिया मैंने, अच्छा 2 मीटर तो स्क्वायर दे दिया मैंने, यहाँ पे 1 टेस्ला ले लिया, 1 टेस्ला। ओके, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। इफ there is a change of 60 degree in the angle of, या in the position of loop, then find induced
EMF। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको इससे आइडिया दिखाऊंगा मैं कि EMF का नेचर कैसे होता है। ओके, कई दिन हो गए थे ना, कोई मार्कर नहीं गिरा था। आल्सो डिफाइंड इट्स नेचर, इसका नेचर भी डिफाइन करना है आप लोगों को। ये दोनों काम, ओहो कैप भी गिर गई, ये काम करने हैं आपको। ओके, तो देखो कैसे करना है। सिंपल क्वेश्चन देने की कोशिश की है, बस मैं केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि नेचर कैसे फाइंड करें EMF का। और कोई इस क्वेश्चन में कोई भी आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, इन 5 सेकेंड, देन टाइम तो दिया ही मैंने। ओके, तो सीधी सी बात है, आपको पता है E का वैल्यू क्या होता है, del phi बाई del t। हाँ, अब बोलोगे आप लोग सर d phi बाई dt थे अब तक del phi, भाई दोनों काम है। del का मतलब भी चेंज होता है, d का मतलब भी डिफरेंस मतलब चेंज होता है। d हम बहुत स्मॉल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पॉइंट्स में 0.5192 एंड 0.5193, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे, है ना। और 0.5 से 0.6 दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, वहाँ पे डेल्टा यूज होगा। ओके, तो सब चीज़ें सेम ही हैं, डेल लगाओ या डी लगाओ, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कब बड़ा है कब छोटा है। जब बड़ा है तो भैया बड़ा है, बड़ा डिफरेंस है तो डेल लगाओ, छोटा डिफरेंस है तो टी लगाओ। अब देखो क्या बोला उसने कि एंगल जो है चेंज हो रहा है 60 से 60 डिग्री। पहले 0 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा 0, तो इनिशियल फाई निकाल लो। चाहे इनिशियल फाई क्या रहा होगा, BA cos 0, है ना। B की वैल्यू कितनी है 1 टेस्ला, A की वैल्यू कितनी है 2, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 वेबर आ गया, है ना। ये इनिशियल फाई आ गया। फाइनल फाई क्या हो जाएगा, BA cos 60, है ना। 1 2 cos 60 वैल्यू 1/2, 1 टेस्ला, वो सॉरी 1 वेबर, है ना। चेंज इन फाई क्या आया होगा, फाई एफ माइनस फाई आई, है ना। चाहे एफ माइनस आई करो चाहे आई माइनस एफ करो, यहाँ पे केवल डिफरेंस पता करना है, चेंज पता करना है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि हमें एक्चुअल में पता करना है। तो आई बड़ा है, एफ छोटा है, फाइनल बड़ा छोटा है, तो ये कर लेते हैं 2 - 1, मतलब 1 वेबर का चेंज आया। सेकंड्स कितनी दी है डेल टी की वैल्यू 5 सेकंड्स, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी del phi बाई del t। ओके, अब यहाँ पे 1/5 आ जाएगा सीधा। और ये किसका है, इसमें कितना आएगा आंसर, वोल्ट में आएगा। यूनिट क्या रहेगी 1/5 वोल्ट। ओके, अब सोचो यहाँ पे नेचर कैसा होगा इसका। ओके, यदि ये एंगल क्लॉकवाइज चेंज हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है ऐसा कुछ। ओके, मतलब जाओ ऐसे कोई रखी थी कोई, ठीक है, ऐसे घूमी क्लॉकवाइज, कैसे घूमी क्लॉकवाइज, बी कैसे भी रखा हो, शुरुआत में परपेंडिकुलर बोला है तो मैंने ऐसे क्रॉस ले लिया, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है ना। आपको बताया था ना वो एरो वाला एग्जांपल कि भैया यदि अपनी तरफ आ रहा है तो पॉइंट और दूर जा रहा है तो क्रॉस, है ना। तो क्रॉस बनाया मैंने, मतलब दूर जा रहा है, अंदर टू द प्लेन जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो मेरी कॉइल ऐसे घूम रही है, ऐसे। यदि कॉइल ऐसे घूम रही है तो दिस EMF, ये EMF कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इसको कैसे घुमाना चाहेगा, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लियर है। और यदि क्लॉकवाइज घूम रही, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, मेरा एंगल जो डिफरेंस आया 60 डिग्री का एंगल जो आया वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, तो EMF क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, चेंज को अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं बच्चे लोग, हम मतलब हम का मतलब बच्चे,
मैं नहीं गलती करता, इसको हटा रहा हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ, लिख लो, लिख लिया। चलिए हम आप लोग बच्चे लोग क्या गलतियाँ करते हैं, यही गलतियाँ करते हो कि यहाँ पे चेंज पे ध्यान नहीं देते कि चेंज किस डायरेक्शन में पूछ लेता है चेंज, तो चेंज पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते थे कि चेंज विल बी लाइक टू अपोज द EMF will be like to oppose the change in flux. The nature of EMF will be opposing nature. ठीक है, अपने ही पेरेंट्स का अपोज करने वाला नेचर होगा उसका। ओके, चीज़ें आगे जैसे बढ़ती जाएंगी आप लोग डेरिवेशन करते जाओगे, आप समझते जाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सर क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ओके, अब क्या करते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं, उसका नाम है मोशनल EMF। एक्चुअली मतलब ये जो डेरिवेशन आप करने वाले हो, अभी मैं जो कराने वाला हूँ NCERT में जो है वो भी है, और जो हम कराएंगे दो तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो जो ये डेरिवेशन है ये क्या बता रहा है कि जो फराडे है, फराडे का जो लॉ है वो कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। बहुत नेसेसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ हम फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि सीधी सी बात क्या थी कि EMF जो प्रोड्यूस हो रहा था वो जादू था, है ना, वो जादू अचानक से अपने आप ही आ जा रहा है। वो क्यों आ जा रहा है अपने आप, है ना, यदि अपने आप आ जा रहा है तो वो कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन लेंज ने बताया कि नहीं नहीं भाई, ऐसा है कि वो EMF जो चाहेगा वो चेंज को अपोज करेगा। इट्स जस्ट लाइक इनर्शिया, जैसे इनर्शिया में होता है, आप लोगों को याद होगा 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इनर्शिया में क्या होता था कि भाई हम कोई भी बॉडी है यदि मोशन में आई तो वो अपोज करेगी शुरुआत में, है ना, यही इनर्शिया में था कि इनर्शिया हमेशा अपोज करता है। वैसा ही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी इंडक्शन में है। इंडक्शन जो है इट्स टाइप ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। ओके, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अपोज करेगी। क्लियर है, मेरे ख्याल से आसान क्लियर होगा, क्लियर है ना। चलिए अब देखो, यदि हमारे पुराने तरीके मोशनल EMF के फॉर्मूले को ला दें, यदि हमारे पुराने तरीके हमारे फराडे लॉ को प्रूफ कर दे तो कंजर्वेशन भी हम प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ से। यहाँ पे वही चीज़ हम देखने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, जस्ट सी लाइक क्या करना है। मैं NCERT वाला डेरिवेशन कराता हूँ पहले, NCERT में जो है, ठीक है, फिर उसका हम सेकेंडरी डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, जो कि याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, अलग तरीके से सोचने के लिए वो है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक रॉड है L लेंथ की, देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, दिस इज द x डिस्टेंस। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है, देयर इज अ रैम, ये रैम है आप जो देख पा रहे हो U शेप का, दिस इज रैम। रैम के ऊपर रोड मूव कर सकती है, और हमने क्या किया है, इस पूरे अरेंजमेंट को पुट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली गोइंग इनवर्ड टू द प्लेन। ओके, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, इनवर्ड प्लेन के अंदर जा रही है। और ये पूरा अरेंजमेंट है, कंडक्टिंग अरेंजमेंट है, ये याद रखना। मतलब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लो कि देयर इज अ कंडक्टिंग अरेंजमेंट, कंडक्टिंग रैम ऑन विच अ रॉड ऑफ लेंथ L इज मूविंग, है ना, ऑन विच अ रॉड ऑफ लेंथ L इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। ओके, किसी भी डायरेक्शन में मूव करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमने इस डायरेक्शन में मूव करा दिया। ओके, कोई दिक्कत। एट t इक्वल टू 0, at t equal to 0, its position from the origin is x, okay. Now थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या हो रहा होगा। देखो यहाँ पे यदि ध्यान दो आप लोग, एक चीज़ पे ध्यान दो, तो ये मूव कर रही है,
और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिए कंडक्टिंग रॉड है और लूप बना दिया है एक्चुअली उसने। ओके, तो यहाँ पे एक ईएमएफ पैदा हो रहा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, d∅/dt। ओके, फाई की वैल्यू होगी बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा, कई बच्चे गलत कर देंगे यहाँ पे। थीटा की वैल्यू क्या होगी, बच्चे बोल रहे होंगे 90 डिग्री, cos 90 = 0। नहीं प्रभु, यहाँ पे थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पे यही सोचने वाली बात है कि हमने कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ली है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री ना आए। ठीक है, कितना है, 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ओके, आप एरिया वेक्टर को कैसे लोगे, ऐसे ले लो, कल भी बताया था डायपोल मोमेंट में मैंने, है ना, ऐसे ऐसे घुमाओ हाथ को, ये एरिया वेक्टर हो गया आपका अपनी तरफ, बाहर निकलता हुआ एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए बीच का एंगल कितना हो गया, जल्दी बताओ। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर, बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। जब दो चीज़ें, दो वेक्टर अपोजिट हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। दिस माइनस cos पॉजिटिव। ओके, नो, हाँ, तो जरा देखो एरिया क्या होगा यहाँ पे, चलो लेट्स सी द एरिया। दिस इज एल, दिस इज एक्स, दिस इज एल, दिस इज एक्स, यस और नॉट। तो क्या हो जाएगा, बी को बाहर निकाल दो, बी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। एरिया की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स, देखते जाओ बस। एल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, एल इज अ कांस्टेंट वैल्यू। लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, कौन चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, बढ़ेगा, है ना। एक्स क्या है, पॉजिटिव चेंज होगा, इसलिए सॉरी मैंने उस तरफ ले लिया, नहीं तो मैं इस तरफ लेता तो माइनस चेंज होता, निगेटिव चेंज आता। ओके, बी एल, ये क्या है, dx/dt, dx/dt क्या रॉड एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, बिल्कुल सही। dx/dt चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी, dx/d टाइम, है ना। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ओके, एक्स एक्सिस में चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक्स एक्सिस में चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे जरा ध्यान दो आप, इस फॉर्मूला में एक चीज़ आप समझोगे जिसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों की तीनों किस में है, तीनों की तीनों किस में है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये याद रखना आप लोग, ये याद रखना क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तभी ये चीज़ आएगी, नहीं तो फॉर्मूला कुछ अलग आएगा। ठीक है, हमारे को सिलेबस में अच्छी चीज़ यही दी हुई है कि हमारे को क्या नाम जो जनरल फॉर्मूला नहीं दिया है। ठीक है, हालांकि यहाँ जनरल फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो, कि यहाँ पे जो है वो इस तरीके से B डॉट L क्रॉस V, ठीक, B डॉट L क्रॉस V। ओके, तो जो L क्रॉस V आएगा, L क्रॉस V आएगा, वो ऑब्वियस ही बात है B से क्या नाम जो है B की डायरेक्शन में आएगा, है ना, या तो B के अपोजिट आएगा या B के सेम डायरेक्शन में आएगा, है ना, वो अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे B की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो B की डायरेक्शन में आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट लगाए यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो EMF क्या आ जाएगा,
एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को। आसान डेरिवेशन था, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। अब देखो, अब इसको हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के मेथड से, जो हमारा पुराना मेथड है, इसको समझोगे। हमें वहाँ से क्या है कि नॉलेज मिलती है कुछ चीज़ की। ये तो बुक ने बताया, बुक फॉर्मूले का यूज़ करके इसको उतार लो फटाफट। मोशनल ईएमएफ इस टाइप का ईएमएफ मोशन से पैदा हुआ है, वेलोसिटी से पैदा हुआ है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ बोला है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी मोशनल ईएमएफ की। हो गया होगा, उतार लिया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो, ये ईएमएफ किस में पैदा हो गया? रॉड में। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दो इन चीज़ों पे, याद रखनी है ये चीज़ें। ये बार बार जो है ना कभी बोलने लग जाओगे नहीं नहीं नहीं। तो ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यदि किसी रॉड में पैदा हुआ, इसका मतलब रॉड क्या बन गई? रॉड क्या बन गई? रॉड एक बन गई बैटरी, सेल बन गई। हाँ है ना? इसके अक्रॉस आप पॉजिटिव निगेटिव लगा के बैठ जाओ और यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, वो जल जाएगा इस रॉड के अक्रॉस। क्यों? इसमें एक ईएमएफ पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? ईएमएफ। अब जितना ईएमएफ पैदा हुआ है, मतलब 2 वोल्ट का यदि ईएमएफ पैदा हुआ है तो उससे कम का बल्ब लगाओगे तो ही जलेगा। मतलब यहाँ पे अभी आप बोलने लगे हो कि नहीं नहीं एक काम करो सर, 7 वाट का बल्ब लगा दो, तो 7 वाट में कितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से। ओके, तो ईएमएफ के हिसाब से जलाओगे तो बल्ब जल जाएगा, बड़े आराम से जल जाएगा। ओके, 0 वाट का बल्ब जल जाएगा। अरे जादू क्या है? सोचते हैं क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ओके, क्या होगा यदि मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दूँ? ठीक है, इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दूँ और चलाऊँ, इस तरफ मोशन दूँ। ठीक है, ये बी है। ओके, ये लेंथ वेक्टर। ओके, मैंने रोड ली है, रोड को मैं चला रहा हूँ वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड से वो वी जो है वो 90 डिग्री पे है। तो एक बात ध्यान दो कि ये कंडक्टर है, रॉड इज अ कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला मैंने, कि क्या होते हैं रॉड के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? पक्का। अब प्रॉब्लम एक बात की है कि रॉड घूम रही है तो इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे, जैसे कि अर्थ घूमती है तो हम भी घूमते हैं। हाँ है ना? है जैसे अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, देन वी आर ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड द सन। हम भी अर्थ सन की, सूरज की परिक्रमा रोज करते हैं, है ना? कुछ कुछ हिस्सा एक साल में कर पाते हैं पूरा। ओके, तो एक चीज़ सोचने वाली है कि क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? ओ तेरी, क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? हाँ बिल्कुल कर रहा है। उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा फिर तो भाई साहब, और कौन सा फोर्स लगेगा? QVB। और साइन थीटा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि थीटा कितना है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऐसे है, तो कितना एंगल है? 90 डिग्री। ओके, तो QVB, Q की वैल्यू आप रख सकते हो E इंटू वी इंटू वी। ये फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अब प्रॉब्लम एक बात की है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की बाउंड्री को नहीं छोड़ सकते। ओके, ठीक है, नहीं छोड़ो। कौन बोला छोड़ने के लिए? अब यदि हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शन की, कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, ठीक है, अब उस पर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? ये फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फोर्स किस तरफ लग रहा होगा। आप एक काम करो, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करो। राइट हैंड पाम रूल यूज़ करो। ओके, अपनी उंगली को वेलोसिटी डायरेक्शन में दो। ओके, ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा अंगूठा। ध्यान दो मैं क्या बोला? वेलोसिटी को किस में दो? अपनी उंगलियों की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को क्या दो? अंगूठे की डायरेक्शन। और मेरा हाथ कहाँ जाना चाह रहा है? नीचे। कहाँ जाना चाह रहा है? नीचे। तो नीचे कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नीचे की तरफ। कौन मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ मूव करेगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लगे कि नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर भर के आने लगे, चलो 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 भाई चलो चलो चलो, तो क्या होगा कि इमिग्रेशन होगा यहाँ पे, है ना, भारत और पाकिस्तान बटेगा, कुछ लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से कुछ लोग इधर भी आएंगे फिर। तो इधर के जो पॉजिटिव आयंस होंगे कंडक्टर के अंदर, वो इधर आने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप ही। ओके, ये यहाँ पे एक सीमा बन जाएगी फिर। ओके, क्लियर है, सीमा बन जाएगी। सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे तो ये सीमाओं को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को कि सीमा क्या है। ओके, नाउ लेट्स सी, ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स विल डाउनवर्ड और पॉजिटिव आयंस विल बी गो अपवर्ड डायरेक्शन। सीधी सी बात है। देखो एक चीज़ है, इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन तो छूटेंगे ही ना, वे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, है ना। पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते, पॉजिटिव आयन मूव्स नहीं करते, याद रखना। होल होते हैं, उनको होल बोलते हैं पर लोग, आगे जाके सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे होल बोलते हैं उसको। पॉजिटिव आयन मूव नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, उनको वे बस जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं, ठीक है। वो आलसी लोग हैं, भारी होते हैं एक्चुअली, सारा वजन उन्हीं के पास है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो मस्त मौला फिरंगी आदमी, ठीक। तो देखो, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव बट गया, आपको समझ में आया निगेटिव पॉजिटिव कैसे बटा है। अब निगेटिव पॉजिटिव बट गया है तो ध्यान दो यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती हुई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हाँ या ना, जल्दी बोल। देखो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी। देखो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड साथ में चल रहे हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इंटू ई, है ना। क्यू इंटू ई था, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ई है, तो ई इंटू ई हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जैसे जैसे ई इधर आता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। हाँ या ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा 1/4πε0 Q/r², है ना। सब चीज़ें कांस्टेंट है, आर वार सब कांस्टेंट है, बस Q जो है वो चेंज हो जाता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसकी वजह से Q बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। हाँ या ना, जल्दी बोल, समझ में आया ये भी नहीं, गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना पड़ेगा, ज़्यादा होने लगेगा तो। हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को किस तरफ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसको अपोज कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान दो, यहाँ पे सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या चाह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना रही है जो अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स का। ध्यान दो क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से बना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाउ अपोजिंग द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना, और मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए, इस निगेटिव वालों को इधर भेजना, पॉजिटिव वालों को इधर भेजना। ओके, जिसका प्यार ज़्यादा वो हो जाएगा जीत। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है धीरे धीरे। अभी मैग्नेटिक फोर्स जो है अभी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता जा रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को उधर भेजता जा रहा है। लेकिन एट सम पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज करते अपने आप को बढ़ाते उस पोजीशन पे पहुंच चुका होगा कि जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स उसके इक्वल हो जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट चेंजिंग, QVB EVB इज़ नॉट चेंजिंग, उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट बना हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज करता जा रहा है। तो एट सम पॉइंट, एट सम जगह ऐसी आएगी जहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी।
और जैसे ही दोनों इक्वल हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अब इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। क्यों? ध्यान दो, जैसे ही दोनों इक्वल हुई वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज नाउ, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज नाउ। बाय क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रुक जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रुक जाएगी? क्योंकि जितना मैग्नेटिक फोर्स की इच्छा है इलेक्ट्रॉन को उधर भेजने की, ध्यान दो, जितना मैग्नेटिक फोर्स की इच्छा है इलेक्ट्रॉन को उस साइड भेजने की, उतनी ही इच्छा हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आने की। ओके, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, देन देयर इज नो मोशन। और यदि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहाँ से यहाँ नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंक्रीज होगी, है ना, कांस्टेंट हो जाएगी। इसकी वजह से ही तो इंक्रीमेंट हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब वही रुक गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीमेंट भी रुक जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रुक जाएगा। दिस कंडीशन विल बी स्टेडी स्टेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन? स्टेडी स्टेट कंडीशन। हमेशा याद रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं आप चीज़ों को, जहाँ पे दोनों चीज़ें सेम हो जाए। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो दोनों को इक्वल रख दो, ई वी। यहाँ से ई की वैल्यू आपकी आ गई, वी इंटू पी, वी इंटू पी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो आपका टारगेट क्या था, व्हाट वाज योर टारगेट? टारगेट वाज दैट कि फाइंड द PD, पोटेंशियल डिफरेंस। Right now it is not connected with any circuit, so this time the PD, the potential difference of this rod will be called as EMF. क्या कहलाएगा वो? EMF कहलाएगा। और आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल में लास्ट डेरिवेशन जब कराया था, कैपिटेंस शुरू होने से जस्ट पहले एक डेरिवेशन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, उसकी कहानी दुनिया तक जाती है। और डेरिवेशन का क्या था कि भैया रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो तो आपको याद आएगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इक्वल टू होता था EMF। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ EMF विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। आया ना? यहाँ पे लेंथ में चेंज ही नहीं आ रहा है ना? तो हमने DL और D को छोड़ के सीधा लगा दिया, E इक्वल टू EL। फॉर्मूले फिजिक्स वाले अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, आपको पता है। पुट द वैल्यू ही, E की वैल्यू क्या वही आ रही है? क्या ये कहानी वही है जो हमने अभी पिछले NCERT के तरीके से हमने समझी? हाँ या ना? यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला? हमें यहाँ से सीखने को मिला कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर में क्या पैदा कर सकती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, वैसे तो क्या पूछूंगा मैं, यदि क्लास में होते तो मज़ा आता, ऑफलाइन होता तो मज़ा आता, ऑनलाइन में क्या मज़ा आएगा? फिर भी ठीक है, मैं आपको फिर भी 2 सेकंड के लिए भी डाउट में डालूँ तो अच्छी बात है। यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन पर ही मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ने काम क्यों किया, प्रोटॉन पे क्यों नहीं किया, पॉजिटिव चार्ज पे क्यों नहीं किया? जबकि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड तो केवल चार्ज की बात करती है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, अल्फा हो चाहे कुछ भी हो, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोटॉन्स पर नहीं लगा, न्यूक्लियस पे नहीं लगा होगा, पॉजिटिव आयंस पे नहीं लगा होगा, ऐसा नहीं लगा होगा, पक्का लगा होगा, जरूर लगा। बट पॉजिटिव आयंस आर हैवी, वो क्या है? हैवियर है, वो मूव नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करते। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हल्के हैं, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, एक प्रोटॉन से 10,000 गुना छोटा हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, यू नो, है ना? तो इतना हल्का है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव कर जाएगा और प्रोटॉन नहीं करेगा, प्रोटॉन हैवियर है, समझे? इसीलिए प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल रहेगा। वो क्या रहेगा? नेग्लिजिबल। और
किस पे रहेगा फोर्स का सारा इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। हालांकि आप कोई भी डेरिवेशन समझो, चाहे ये वाला समझो चाहे वो वाला, हालांकि इसमें तो डिब्बे डिब्बे बनाए, बस मैंने समझाया आपको सारा का सारा कहानी, है ना। कुछ कहानी नहीं थी इसमें और ज़्यादा कोई खास, है ना, लेकिन आपको समझ में आया होगा, एक नई कहानी आपको समझने को मिली। ओके, उतार लिया होगा यहाँ सो, नहीं उतारा होगा तो उतार लेना, ठीक है। अब देखो, we have the value of motional EMF that is called BVL. Okay, now let's see. यदि मैं यहाँ पे I की बात करने लग जाऊँ तो what will be the I is equal to V by R, E by R, E की वैल्यू BVL upon R, BVL upon R। यदि मैं यहाँ पे और चीज़ों की बात करूँ, कैसे कि पावर की फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आई स्क्वायर इंटू आर, यही होता है ना, आई स्क्वायर इंटू आर, ऐसा लिख लूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। दिस विल बी द पावर जनरेटेड। हाँ देखो, इनके जो दोनों चीज़ें हैं, ये पावर है वर्क है, उनके फॉर्मूले आपको प्रूफ करने के लिए प्रूफ करके भी दिखाए हुए हैं बुक में, है ना, कि जैसे कि वर्क का दिखाया हुआ है कि भैया F इक्वल टू एफ इंटू एक्स, है ना, ऐसा कुछ दिखाया हुआ है। फिर फोर्स की वैल्यू रख दी उन्होंने, क्या नाम, क्यू वी बी इंटू एक्स, ऐसे करके पूरा वो डेरिवेशन करा हुआ है। तो चाहे आप उसकी तरह से भी समझ सकते हो, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको समझने का, ठीक है। और बेहतर है सीधा आप बेसिक फॉर्मूलों पे बात करो कि भैया पावर क्या होती है, आई स्क्वायर है, आर होता है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ से और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इट। ओके, यहाँ से एक चीज़ और कही गई है उन्होंने, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको मेंस में काम आ सकता है कहीं पे भी, कि रिलेशन बिटवीन चेंज इन फ्लक्स एंड फ्लो ऑफ चार्ज, चेंज इन फ्लक्स एंड फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, उसको भी देख लो। एज यू नो, देख आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू ये बाबा फराडे के हिसाब से है ना, और हमारे पास आई की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ पुट द इक्वेशन नंबर 1 and 2 इक्वल टू ईच अदर, देन आई विल गेट 1 अपॉन आर डेल फाई, डी फाई लिखने की मुझे बहुत आदत है, इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बहुत डी टू डी टी कट जाएगा और यहाँ से आपको एक डी क्यू की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन आर इंटू डी डेल फाई, डेल क्यू की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन आर इंटू डेल फाई। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है कि चेंज या सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज भी रिलेट करता है चेंज इन फ्लक्स से। ओके, और ऑब्वियसली बात है कि यदि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, देन करंट तो होगी, करंट होगा तो ईएमएफ भी बने जाएगा, है ना। सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। आप लोग समझदार हैं उस चीज़ को समझने के लिए, है ना। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और आगे के डेरिवेशंस करते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन किया हमने, थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश की अच्छा सा। कल के लेक्चर में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए रुकते हैं, ठंडा वंडा पियो, ऐश वैश करो। थैंक यू एवरीवन।